हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रागनी ऑनलाइन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का 11 चैप्टर इमारतें, चित्र और किताबें। इसके भी नोट्स हमने बना लिए हैं, ठीक है। इधर आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो यार प्लीज़। अध्याय 11 इमारतें, चित्र और किताबें, ठीक है। इसमें पढ़ेंगे लौह स्तंभ, ईंट व पत्थरों की इमारतें, स्तूप और मंदिर, पुस्तकों की दुनिया और चित्रकला, ठीक है। तो स्तूप क्या होता है? स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। टीला या ढेर स्तूप का अर्थ होता है, ठीक है। इसके बाद प्रदक्षिणा पथ, तो इसका अर्थ होता है परिक्रमा पथ या वृत्ताकार पथ, ठीक है। वेदिका प्रवेश द्वार, वेदिका जो है प्रवेश द्वार को कहते हैं, ठीक है। धातु मंजूषा, बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के रखे अवशेषों की जगह को धातु मंजूषा कहते हैं। तो जो धातु मंजूषा है वो बुद्ध के या उनके अनुयायियों के जो अवशेष होते थे उनको धातु मंजूषा कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में मंदिर, गर्भगृह महत्वपूर्ण भाग होते थे। ये मुख्य देवी देवताओं की रखने की जगह होती थी। यहाँ पे क्या होता था, जो गर्भगृह होते थे मंदिरों में, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह होती थी। वहाँ पे मुख्य देवी देवता को रखा जाता था, ठीक है। इसके बाद मंडप, ये सभागार होता था जहाँ लोग इकट्ठा होते थे। तो मंडप का मतलब होती थी सभा, है यहाँ पे सभी लोग इकट्ठे होते थे, ठीक है। इसके बाद नीचे महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर, महाबलीपुरम में एक मंदिर है एकाश्म मंदिर। ये एक विशाल मंदिर था जो पहाड़ी को तराश कर बनाया गया था, पहाड़ी को तराश कर, ठीक है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। इसमें शिव, दुर्गा, पार्वती की जानकारी मिलती है। पुराणों में हमें शिव भगवान, दुर्गा और पार्वती की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। पुराणों की भाषा संस्कृत है। इस काल तक शूद्रों व स्त्रियों को पुराण पढ़ने की अनुमति नहीं थी। तो इस टाइम तक क्या होता है, जो शूद्र हैं उनमें जो स्त्रियाँ होती थी उनमें उन पुराणों को नहीं पढ़ती थी, ठीक है। पुस्तकों की दुनिया, तो पुस्तकों की दुनिया में पढ़ते हैं शिल्प का अधिकारम। शिल्प का अधिकारम क्या है? तो ये एक तमिल महाकाव्य है। इसको लिखा था इलांगो कवि ने, ठीक है। इसमें कोलंबक नाम के व्यापारी की कहानी है, ठीक है। एक व्यापारी, इसका नाम है कोलबलन। इसके नाम इस व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। कहाँ रहता था? पुहार में। वह अपनी पत्नी कनंगनी की उपेक्षा कर एक नर्तकी माधवी से प्रेम करता था, ठीक है। उस नर्तकी का नाम था माधवी, ठीक है। इसके बाद में मणिमेखलाई, तो ये भी एक तमिल महाकाव्य है। इसको लिखा था सतनार ने, सतनार द्वारा। ये लेखक और इनकी लिखी गई पुस्तकें और इनकी काव्यों को आप याद कर लेना, ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। कोलबनन व माधवी की बेटी की कहानी है। मणिमेखलाई में किसकी है? कोलबनम और माधवी की बेटी की कहानी इसमें बताई गई, ठीक है। उसके बाद महाकाव्य, महाकाव्य दो थे, रामायण और महाभारत। तो जो रामायण है उसके लेखक थे वाल्मीकि जी और महाभारत के लेखक थे महर्षि वेदव्यास, ठीक है। महाभारत में ही भगवत गीता है। ये महाभारत कौरव व पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। तो महाभारत क्या है? महाभारत जो है एक कहानी है कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की, ठीक है। और इसी में महाभारत में ही क्या है, भगवत गीता का उद्भव हुआ था, ठीक है। इस युद्ध का उद्देश्य पूर्व वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। तो जो पूर्व वंश की राजधानी थी हस्तिनापुर, उसकी गद्दी प्राप्त करने के लिए, उसका राजा बनने के लिए कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध हो रहा था, ठीक है। और इस युद्ध में कौरवों का साथ कृष्ण भगवान की सेना ने दिया था और पांडवों का साथ भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं दिया था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के साथ पांडव जीत गए, ठीक है। आगे देखते हैं विज्ञान की किताबें। तो विज्ञान की किताबें कौन कौन सी थी? खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टी नामक पुस्तक लिखी थी। तो जो खगोल के शास्त्री थे आर्यभट्ट, उन्होंने क्या लिखी थी? आर्यभट्टी नामक पुस्तक लिखी थी। किसमें? संस्कृत में, ठीक है। इसमें क्या कहा था? दिन और रात पृथ्वी के अपने धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। तो उन्होंने बताया कि जो दिन और रात होते हैं वो पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, ठीक है। इन्होंने बिल्कुल सही बताया था। इसके बाद 12 मिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य अन्य खगोलवेत्ता थे। उन अन्य खगोल शास्त्री ये थे 12 मिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य, ठीक है। फिर पढ़ते हैं आयुर्वेद के बारे में। तो आयुर्वेद जो है 14वीं शताब्दी में थी, ठीक है। इसमें चिकित्सा विज्ञान की पद्धति है। ये चिकित्सा विज्ञान के बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है। इसमें श्रुत संहिता, जो श्रुत संहिता है उसके लेखक है श्रुत। जो श्रुत है उन्होंने क्या लिखा है? श्रुत संहिता लिखी, ठीक है। और जो चरक संहिता है उसके लेखक है चरक। महर्षि चरक ने क्या लिखा है? चरक संहिता लिखा है, जो एक आयुर्वेद है, ठीक है, जो चिकित्सा पर आधारित है। नीचे पढ़ते हैं लोह स्तंभ। लोह स्तंभ क्या है? तो जो लोह स्तंभ है वो दिल्ली के महरौली क्षेत्र में रखा है। जो लाल दिल्ली का महरौली क्षेत्र है उसमें महरौली क्षेत्र में दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर के पास में खड़ा है ये लोह स्तंभ, ठीक है।
इसकी ऊंचाई जो है 7.9 मीटर है। इसका वजन जो है 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण कब हुआ था? तो लगभग 1500 साल पहले इसका निर्माण हुआ था। इसके बनने की जानकारी इस पर खुदे अभिलेख से चली है। तो इसके बनने की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से पता चली है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है। तो एक चंद्र नाम के एक शासक हुआ करते थे, उनका जिक्र इसमें किया गया है। किसमें? दिल्ली के मेहरौली स्तंभ में। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की लास्ट वीडियो। अब हम क्लास 7th की NCERT स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ठीक है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, एक बार मैं इसको आपको ओवरव्यू दे देती हूँ।